नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिर से नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ और उसी पुराने वाले विश्वास और एक ही उद्देश्य के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपके मन में से, आपके दिल में से, आपके दिमाग में से सामाजिक विज्ञान के लिए डर निकाल जाऊं। तो मेरे शेरों शेरनियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे काजू कतलियों, अब सामाजिक विज्ञान से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राहुल सर ने एक कैंपेन चलाया कि मैं भी शिक्षक, हैशटैग मैं भी शिक्षक, कि आपके घर के आसपास में कोई छोटे बच्चे हैं, 6th के, 7th के, 8th के, आप उन्हें पढ़ाइए। ये कैंपेन राहुल सर ने चलाया। अगर जब आप उन्हें पढ़ाते हो, उन्हें भी बोलो भाई अब सामाजिक विज्ञान से डरने की जरूरत नहीं है, हो जा तैयार, क्योंकि तुझे भी होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो मेरे काजू कतलियों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास में लेक्चर नंबर 6। तो सर ये लेक्चर नंबर 6 में आज स्पेशल क्या है? बहुत कुछ स्पेशल है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। अभी तक हम लोगों ने रकम जैसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, संसाधन नियोजन, संसाधन विकास, संसाधनों के प्रकार, महात्मा गांधी की बातें और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पर आज का जो टॉपिक है वो और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मृदा संसाधन। मृदा क्या होती है हम लोग जान चुके हैं, मिट्टी। ये भैया कह रहे हैं मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। इस देश की मिट्टी के प्रति हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। इस देश की मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमेशा जीवन में देश के प्रति समर्पण रहना, देश के प्रति हमें हमेशा क्या रहना है? डेडिकेटेड रहना है। देश के लिए मर भी मिटेंगे और देश के लिए किसी को मार भी मिटेंगे, यही समर्पण हमारे मन में रहना चाहिए। और वो तभी होगा, देश में बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव कब आएगा? शिक्षा से बदलाव आएगा, एजुकेशन से बदलाव आएगा। इसीलिए कहता हूं सामाजिक को रटो मत, सीखो, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जगह पहुंचो और समाज को बदलो। और कब बदलोगे? जब आप समाज को जानोगे। और समाज को कैसे जानोगे? सामाजिक विज्ञान से जानोगे। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? मृदाओं का वर्गीकरण। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा और लास्ट है वन मृदा। इन 6 मृदाओं के बारे में आपके सिलेबस में, आपकी बुक में दिया हुआ है, जिनके बारे में हम लोग आज विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि हम इन पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत जो है वो जलोढ़ मृदा से करते हैं। हमेशा से मेरी आदत रही कि आपको शब्द को क्लियर कर दूं। शब्द जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मजा नहीं आता है। जलोढ़ मृदा क्या है? देखो, जल ओढ़, जल के साथ जो ओढ़ कर आ रही है वो है जलोढ़ मृदा। मतलब जल कहां पे है? नदियों में। तो जो नदियों के साथ जो मिट्टी बहती हुई आ रही है वही क्या है? जलोढ़ मृदा है। 90% बात तो यही क्लियर मैंने कर दी है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई, जो मिट्टी पानी के साथ, जल के साथ बहकर आ रही है वो क्या है? जलोढ़ मृदा है। शुरू करते हैं। स्थान, सबसे पहले सर ये मिलती कहां पर है ये आप हमें बताओ। ये मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप देखो, अब भाई जो नदी है वो किसी ना किसी पहाड़ से शुरू हो रही होगी, वहां से बहना उसका शुरू होता है। जब वो बहती है तो बहुत तेज भाव के साथ बहती है, बहुत तेज स्पीड के साथ बहती है। जब वो बहना वहां से शुरू करती है तो क्या होता है? बड़े बड़े कंकर, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए ले जाती है, फिर तोड़ते हुए ले जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर वो बड़ा पत्थर वो छोटा कंकर बनता है, फिर और छोटा बनता है, फिर एक ऐसी स्थिति है जब वो बिल्कुल मिट्टी बन जाता है। जब वो मिट्टी बनता है तो वो क्या होता है? किनारों पे बाहर जाकर के इकट्ठा होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। जो डिपोजिशन हुआ है उसी को क्या कहा गया है? निक्षेप कहा गया है। जो इकट्ठा होने लगा है किनारों पे उसे क्या कहा गया है? निक्षेप कहा गया है। तो ये मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी। तो नदियों के साथ जो मिट्टी बहती हुई आ रही उससे बनी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत आई? कोई बात नहीं। अब आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो से आप, ये नदी बह रही है और इस नदी के साइड में से क्या है? मिट्टी निकल के इकट्ठी हो रही है। जैसे अब यहां पे डिपोजिशन हुआ है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है यहां पे डिपोजिशन हो रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर जैसे यहां पे डिपोजिशन मान लो आप, ठीक है, फिर आप आगे जाओगे तो डिपोजिशन, जहां डिपोजिशन क्या है? जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है वो डिपोजिशन है। उसे क्या कहा जाता है? निक्षेप कहा जाता है। निक्षेपों से वो मृदा बनती है। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों की यहां तक बात क्लियर हो गई कि निक्षेपों का मतलब क्या है? डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन। तो ये वहां मिलेगी जहां पे नदियां बहती हुई क्या हो रही है? मृदा अपने साथ ला रही है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे क्या है? मृदा देखने को मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, जलोढ़ मृदा पूरे भारत का कम से कम 40% हिस्सा कवर करती है। कितना 40%। 40% हिस्से में आपको जलोढ़ मृदा ही देखने को मिलती है।
पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पे पाई जाती है। देखो अब सबसे पहली बात तो डेल्टा क्या होता है इस चीज को आप समझो। देखो जब क्या होता है, नदी बहती हुई आती है, ठीक है, आपके पास क्या है, नदी जब बहती हुई आती है तो वो क्या करती है, या तो भाई हमारे जो भारत है, भारत के दोनों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है। अब इस साइड में तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल के नीचे तो बंगाल की खाड़ी है, और इधर वाली तरफ, ठीक है, गुजरात वाली तरफ क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये दोनों है। तो या तो नदी क्या है फाइनली बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, या अरब सागर में या अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। अब जब क्या होता है, जब वो पूरी जगह से बहती हुई आती है और आखिरी में आकर क्या है, एक शेप क्रिएट करती है। क्या करती है, एक शेप क्रिएट करती है, जैसे कि ऐसे कुछ इस प्रकार का क्या है, शेप क्रिएट कर देती है। क्या कर देती है, इस प्रकार का कुछ ऐसा शेप क्रिएट कर देती है। जो ये शेप क्रिएट करा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा कह रहे हैं, कि वो बटके थोड़ा सा फिर ज्यादा वहां पे जाके गिरती है सागर में, समुद्र में, उसी को क्या है हम डेल्टा कह रहे हैं। तो कहां पे, पूर्वी तटीय, ठीक है। अब हमारा क्या है, अभी नक्शे में आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है जिधर राजस्थान गुजरात है ये पश्चिमी भाग है, और इधर वाला जो भाग है वो पूर्वी भाग है। अब आप कभी बार सोचते होंगे सर कि पश्चिम बंगाल पूर्व में है पर उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट करना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। तो अब हम लोग क्या है, इन नदियों को भी समझते हैं, वो नदियां कहां से बहती है और कैसे बहती है। ये देख लीजिए, ये है जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, इसको भी हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। तो भैया उन्होंने क्या बोला है, कौन कौन सी नदियों का नाम लिया है, उन्होंने नाम लिया है महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और कावेरी का। किस किस का, महानदी का। तो शुरुआत करते हैं भैया महानदी से। कहां से शुरू करेंगे, महानदी से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ पे ये रायपुर है। रायपुर के पास क्या है, एक सिहावा माउंटेन्स है, सिहावा पर्वत है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर सिहावा पर्वत है। इस सिहावा पर्वत से ये क्या है, महानदी बहना शुरू करती है, और यहां उड़ीसा में आकर कटक और भुवनेश्वर के बीच में, कटक और भुवनेश्वर के बीच में आकर के क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने क्या बोला था भाई, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। देखो एक बात को आप बहुत ध्यान से समझना, आपको याद कैसे करना है कि किधर बंगाल की खाड़ी और किधर अरब सागर। इधर पश्चिम बंगाल है तो इधर बंगाल की खाड़ी, सीधा सा याद करने का। और इधर फिर इधर क्या बचा, अरब सागर। इधर क्या बचा है, अरब सागर। तो उधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। जो नदियां पूर्व से बहती हुई, सॉरी पश्चिम से बहती हुई पूर्व की ओर आएगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और जो पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर जाएगी वो अरब सागर में। क्या कह रहा हूं कि जो पश्चिम से बहती हुई, मतलब इस साइड से बहती हुई आएगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और जो पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर जाएगी वो अरब सागर में गिरेगी। यहां तक की बात क्लियर। तो ये सिहावा माउंटेन्स है, सिहावा पर्वत से क्या है, महानदी का ओरिजिन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। यहां से वो बहना शुरू करती है और बहती हुई आकर के यहाँ पे डेल्टा बनाती है, और जहां डेल्टा बना रही है उसी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलेगी। यहां तक की बात क्लियर सर। अब आ जाते हैं दूसरी, एक बोला महानदी, उसके बाद गोदावरी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, गोदावरी। गोदावरी जो भैया शुरू होती है वो हमारे होती है नासिक से। कहां से, नासिक से। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये यहां से शुरू होती हुई यहां पर क्या होगा, बहती हुई आएगी, फिर कहां है, तेलंगाना में एंटर हो जाएगी, करीमनगर के पास आएगी, करीमनगर के पास आती 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 यहाँ पे ये आ जाएगी, और फिर आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के पास में आकर के डेल्टा बनाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। बंगाल की खाड़ी में क्यों गिर रही है, क्योंकि इनका स्लोप ऐसा है। कहां से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो पूर्व की ओर आ रही है, जो भी पश्चिम से पूर्व की ओर आएगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। तो महानदी हो गई, महानदी का डेल्टा बन गया, गोदावरी का। अब आते हैं कृष्णा पे। तो कृष्णा भी क्या है, सतारा से शुरू हो रही है। सतारा कहां है, महाराष्ट्र में। ये यहां से बहती हुई शुरू होती हुई यहां से आएगी, और फिर यहां पे ये क्या है, तेलंगाना का बॉर्डर बनाती हुई आंध्र प्रदेश में एंटर होगी, और आंध्र प्रदेश से क्या है, ये भी यहां पे डेल्टा बना करके कहां गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद जो है वो है आपकी फाइनली कौन सी, कावेरी। तो कावेरी क्या है, यहाँ पे एक जगह है ताला कावेरी, वो ताला कावेरी से शुरू होगी, और ताला कावेरी से होती हुई यहाँ तमिलनाडु में होती हुई वो इधर आकर के वो भी डेल्टा बनाएगी, और वो भी पानी में गिर जाएगी। तो फाइनली क्या हुआ, एक ये वाला डेल्टे वाला जगह, एक ये, एक ये, एक ये। उसने क्या बोला, जहां डेल्टा है वहां पर भी आपको क्या है, जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी।
अब ये है आपकी एनसीईआरटी का मैप। इसके हिसाब से समझ लेते हैं कहां कहां पे आपको क्या है जलोढ़ मृदा देखने को मिले। पहले उसने बोला संपूर्ण उत्तरी मैदान में। तो देखो हमने क्या है पहले पढ़ चुके, भू आकृति अलग अलग प्रकार की होती है, पर्वत भी होते हैं, पठार भी होते हैं, ठीक है, और मैदान भी होते हैं। तो उन्होंने बोला उत्तरी मैदान, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी मैदान है। अब जहां पे मैदान है वो देखो, ये वाला हिस्सा देखो, उसने क्या बोला था गुजरात में। कहां बोला था? गुजरात में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझते जाओ। ये क्या बोला था? उत्तरी मैदान में। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस इलाके में उन्होंने बोला था। तो यहां से आप देखते जाओ, यहां तक भी जलोढ़ मृदा फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? क्योंकि यहां पर नदियों का पानी बहता है और निक्षेप लेकर आती है। अब उन्होंने क्या बोला था दूसरा? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा पे। तो ये डेल्टा यहां पर एंडिंग में तो बन रहे थे, देखो डेल्टा यहाँ एंडिंग में बन रहे थे। इसी साइड में आपको क्या देखने को मिल रही है? इसी साइड में, क्योंकि यहां तक कौन सी है? कावेरी नदी फैली हुई है, ठीक है। इस साइड में आपको क्या है? इस साइड में नहीं मिल रही है जलोढ़ मृदा। क्यों? क्योंकि जो भी नदी आ रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है और इधर आकर के डेल्टा बना रही है। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन ग्रीन में दिखा है वो सारी जगह जलोढ़ मृदा है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आती है। नदियों का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आगे आते हैं, जलोढ़ मृदा में उपजाऊपन कितना है? गन्ने, चावल, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। भाई गन्ने की खेती करनी हो, चावल की, गेहूं की, बहुत उपयुक्त है, अच्छी चीज है। अच्छा उपजाऊपन है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी जलोढ़ मृदा की। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ बहती हुई आ रही है नदियों के साथ, तो उसमें क्या होता है? फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। खनिज, खनिज वाला टॉपिक ऐसा है, खनिज देखो क्या होता है, खनिज मिनरल्स होते हैं, ठीक है। एक खनिज होता है, एक कुछ धातु होते हैं। धातु, जितने भी धातु वो सारे खनिज ही पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज हमें धरती में से मिलते हैं। जैसे अब धातु, सोना धातु है, धातु की क्या कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि भाई आप जब धातु को तोड़ोगे ना तो वो पूरा चकनाचूर नहीं होता है। एक धातु में क्या होता है, मेटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक वो थोड़ा शाइनिंग होते हैं, तो ये। और बाकी खनिज तो सब कुछ ही क्या है, ऑलमोस्ट खनिज है। आपको इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक नाम याद करना है और आपको लिख के आना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, वो लिख देगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में आपको कुछ पॉइंट्स देने होंगे। पोटाश और फास्फोरस, ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छी तरह से पाया जाएगा। अब ये है भाई गन्ने वाले भैया, ये क्या है? अभी तो वैसे बारिश का मौसम हो गया है ठीक है, ठंडा मौसम है, पर बीच में गर्मी हो गई थी तो मैंने बोला भैया आ जाओ, आप सबको जूस वूस पिलाओ गन्ने का, ठीक है। तो ये लोग आ गए। अब बारिश हो रही थी, उन्हें वापस भेज देते हैं, गर्मी होगी तब वापस बुला लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण, ये जितना पढ़ा, स्थान पढ़ लिया हमने, ठीक है, कहां मिलती है वो पढ़ लिया, उपजाऊपन पढ़ लिया, खनिज पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल है, वो भी देख लेते हैं। बांगड़ और खादर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, देखो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़ क्या होता है? जब नदी बहती हुई आ रही है तो क्या हो रहा है, वो अपने साथ मिट्टी ला रही है, ये बात तो क्लियर। वो मिट्टी यहाँ पे क्या होती जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। उसे हम निक्षेपों हम लोगों ने कहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ये मिट्टी अभी इकट्ठी हुई है, ये क्या है? बिल्कुल नई मृदा है, नई मृदा है, इसमें जोश ज्यादा है, बिल्कुल इकट्ठी। तो जो नई होती है, नया जलोढ़ होता है, वो होता है खादर। जो अभी जस्ट नई मिट्टी आई है वो क्या है? खादर है, नया जलोढ़ है वो। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे और नई मिट्टी आती जाएगी तो ये जो पहले वाली मिट्टी वो क्या होती जाएगी? पीछे होती जाएगी। ये क्या चली जाएगी भाई? पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे पहले थी अब वो क्या है? पीछे आ गई। तो यह क्या हो गया? पुराना जलोढ़। ये भी भाई क्या है? इसी नदी में से बहकर आई है, और यहाँ पे जो है ये भी इसी नदी में से बह के आ रही है, पर ये पुरानी हो चुकी है, ये पुराना जलोढ़ है। तो बांगड़ क्या है? पुराना जलोढ़ है, मतलब पुरानी मिट्टी है। और खादर क्या है? नया जलोढ़ है। कंकर, इसमें क्या है? आपको मोटे मोटे कंकर मिले, क्योंकि ये दूर चला जाता है, काफी दूर चला जाता है, इसको पानी नहीं मिलता है और बिल्कुल सूख जाता है, तो ये कंकर बन जाता है। इसमें बिल्कुल महीन कण होते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया और उपजाऊ, बहुत फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ क्यों है? और ये क्या है? ये ज्यादा उपजाऊ है। ये कम उपजाऊ क्यों? ये बांगड़ पुराना हो चुका है, ठीक है। अब भाई पुराना होता है, इंसान बूढ़ा होता है तो उसमें जोश तो कम होता ही। ये भी पुराना हो गया, अब इसका भी जोश कम हो गया, तो ये उपजाऊ अब क्या है? कम रह गया। और ये क्या है? ज्यादा उपजाऊ, अब बिल्कुल नया नया आया है भाई, बिल्कुल नदी में से बहती हुई मिट्टी आई है, बिल्कुल नया जोश है और है, बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या है? ज्यादा उपजाऊपन है। अब याद कैसे रखोगे भाई? बांगड़, बांगड़ मतलब है पुराना वाला। बांगड़ का है क्या है? पुराना वाला होता है। तो जैसे कि हम
भंगार वाला आता है, जो भंगार जो रद्दी सामान जिनको बेचते हैं और है, तो उनको क्या है, भंगार वाला पुराना सामान बेचते हैं, नया सामान तो नहीं बेचते ना आप। ऐसा नहीं कल नया रेफ्रिजरेटर लेकर आए बेच दिया, ले जाओ भैया आप, ऐसा नहीं करते। तो बांगड़ वाला, बांगड़ से भंगार वाला, भंगार वाले को हम पुराना सामान बेचते हैं, तो बांगड़ वाले में क्या होगा, पुराना जलोढ़ आपको मिलेगा। और खादर क्या है, खादर से आप ये याद रखो, खाद, खाद क्या होती है, जो मिट्टी में डाली जाती है, इससे क्या हो, फर्टिलिटी बढ़ती है। तो खादर क्या है, ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है। तो खाद से खादर और बांगड़ से भांगड़ से बांगड़, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी हमारी काली मृदा। तो पहली जलोढ़ मृदा होगी, अब दूसरी है काली मृदा। इसका स्थान कहां पर है, मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। दक्कन पठार में पाई जाती है, ये भी अपन लोग मैप से जब पढ़ाऊंगा, जब आपको और भी समझ आएगा। बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट खुद खनिज है। तो मृदाएं कहां है, दक्कन के पठार में मिल रही है और लावा जनक शैलों से बनी। देखो अब लावा क्या होता है, आप लोगों ने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा कि ज्वालामुखी फटते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो क्या होता है, उसमें से एक लाल कलर का पदार्थ निकलता है। उस लाल कलर के पदार्थ को क्या है, लावा कहते हैं। ये जब निकलता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, ये क्या जम जाता है। और जब जम जाता है ना, तो ये क्या बड़े बड़े पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बड़े बड़े क्या है, चट्टानें बन जाती है, शेल बन जाती है। तो क्या है, जो ये दक्कन के पठार है, अभी मैं आपको बताऊंगा दक्कन के पठार क्या है। जो ये जो लावा है, ये दक्कन के पठार किससे बने हुए, लावा की जनक शैलों से बने। ज्वालामुखी के फटने से जो लावा उत्पन्न हुआ, उससे ये बने हुए। कहां कहां मिलेंगे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई। तो हमने कृष्णा और गोदावरी दोनों के बारे में जाना, इनके बारे में भी जानते कहां पे मिल रही। अब देखो एनसीईआरटी का मैप फिर से आ गया। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हमारा क्या है, दक्कन का पठार है, ठीक है भाई। जो दक्षिणी भाग में है, जहां पे वो पठार है, वो क्या है, हमारा दक्कन पठार है। ये क्या है, ये ज्वालामुखी के फटने से बना हुआ। अब इन्होंने देखो क्या बोला था कि भाई आपको इस वाले इलाके में पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो पूरा इलाका जहां दक्कन है, वो तो पूरा का पूरा है ही भैया। और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला था, कृष्णा और गोदावरी के वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको रूट दिख रहा है कृष्णा का और गोदावरी का, गोदावरी और कृष्णा का रूट दिख रहा है। तो यहां पर आपको क्या है, कौन सी मृदा देखने को मिल रही है, काली मृदा देखने को मिल रही है। उपजाऊपन, इसमें उपजाऊपन है या नहीं है वो जानना है। कपास की खेती के लिए उचित है, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। अब देखो क्या है, ये कपास के लिए, कॉटन के लिए क्या है, बहुत अच्छी है। तो कॉटन की अगर आपको खेती करनी है तो काली मृदा पर ही करी जाएगी, काली मृदा बेस्ट है। और इसे क्या है, काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। रेगर क्यों कहा जाता है, एक तेलुगु साहित्य से शब्द लिया गया है रेगुड़, रेगुड़ से रेगर निकाला गया है और रेगर मृदा इसको कहा जाता है। ये देखो ये कपास की खेती हो रही है, ठीक है, कपास लगी हुई है, कॉटन लगी हुई है, फिर इसको सही करके हमारे लिए कॉटन की टी शर्ट शर्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये सारे खनिज क्या इसमें पाए जाएंगे। आपको इनको ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझना है, ठीक है। बाकी 11th में क्या होता है, खनिज पे एक अच्छा चैप्टर आता है, वो आगे की बात पर, अभी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है, सिर्फ 1-2 आपको खनिज याद रखने और एग्जाम में लिख करके आने। अब काली मृदा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण है तो वो भी देख लेते हैं। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। ये आपको चित्र देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, जब गर्म और शुष्क मौसम होता है भाई, बिल्कुल गर्मी हो जाती है, और शुष्क मतलब सूखी सूखी बिल्कुल गर्म गर्म हवा चलने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। दरारें कैसी हैं, देखो ऐसी, ये इस प्रकार की दरारें आपको इस चित्र में देखने को मिल रही होंगी। और नहीं मिल रही हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी में ही आपका ये चित्र है, इसको देखिएगा। इसके बीच में क्या ऐसी दरारें पड़ जाती है। ये दरारें क्यों पड़ती है, क्योंकि गर्मी हो रही है और बहुत तेज गर्म हवा चलती है, उसके कारण क्या है, दरारें पड़ जाती है। और जब ये दरारें पड़ती है तो उसको हम उस समय कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई। इसमें क्या बोला गया है कि भाई ऐसा लगता है, स्वतः जुताई का मतलब क्या है, सेल्फ प्लगिंग, प्लगिंग कहा जाता है ना। वैसे तो क्या होता है, किसान अपनी बेल को लेकर के उसमें क्या है, जुताई करवाता है। अब तो ट्रैक्टर से भी होने लगी, पर यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार से दरारें पड़ी हैं उस प्रकार से क्या होता है, ऐसा लगता है कि खुद पे खुद ही क्या हो गई, प्लगिंग हो गई, जुताई उसकी हो गई, स्वतः सेल्फ खुद पे खुद ही हो गई, हमने कुछ भी नहीं करा। गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। अब जब इस पे क्या होता है, पानी गिरता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। और क्या होता है, जैसे इसमें से पानी हटेगा तो वापस क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और इसमें दरारें पड़ना
शुरू हो जाती है। यहां तक की बात आपको क्लियर। हमारी जलोढ़ मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, अब है लाल और पीली मृदा। स्थान दक्कन के पठार के पूर्वी, अब दक्कन के पठार भी मिल रही है पर पूर्व की दिशा में, और दक्षिण के हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। सर अब ये आग्नेय चट्टानें क्या है? देखो 3 प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें, ठीक है, एक है अवसादी चट्टानें, एक है कायांतरित चट्टानें, ठीक है। 3 प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। पहली है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें मेन है, यही क्या होता है, इन्हीं का फॉर्मेशन होता है, ये बनकर के आती है। जब ये बन जाती है, ठीक है, जैसे आप उदाहरण ले लो ज्वालामुखी से बन रही है, तो ये आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से जब बन रही है तो ये क्या है, यही बन रही है। अब जब लावा निकला और उससे क्या हो, लावा निकला, अब वो क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेट होने लग जाएगा, तो वो एक फॉर्म में जब सेट हो जाएगा, पठार बनेगा, पहाड़ बनेगा, एक फॉर्म में सेट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। फिर उसका रूप बदल दिया जाए, उसको कायांतरित कर दिया जाए उस चट्टान को, तो उसे क्या कहा जाता है, कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। मतलब मेन तो आग्नेय ही है, आग्नेय से ही अवसादी बन रही है और अवसादी से ही क्या है, कायांतरित बन रही है। तो मेन तो आग्नेय चट्टानें ही है हमारे लिए। तो क्या बोल रहा है, आग्नेय चट्टानें, जहां जहां पर दक्कन के पठार में आग्नेय चट्टानें हैं, वहां पर क्या हो, कम वर्षा वाले, कम बारिश वाले क्षेत्रों में ही क्या है, आपको लाल और पीली मृदा देखने को मिलेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। ये सारी आपको जगहों के नाम बता दिए भाई, इन जगह पे पाई जाती है। अब आ जाओ भाई, हम इसे समझते हैं। अब बहुत बड़ा इसका क्या है, लेवल है, बहुत बड़ा क्या है, काफी जगह लाल और पीली मृदा आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो हिस्सा पूरा जो आपको रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, लाल और पीली मृदा ही है। देखिए काफी क्षेत्र लाल और पीली मृदा ने क्या है, कवर कर रखा है। यहां पे क्या है, पूरे में लाल और पीली मृदा ही आपको देखने को मिलेगी। इस साइड में भी है लाल और पीली मृदा है। यहां तक पूरे में क्या है, आपको लाल और पीली मृदा देखने को मिलेगी। अब अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसके कुछ हैं, तो वो देखो। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। अब इनका रंग लाल क्यों है? लाल इसलिए है क्योंकि इनमें आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में क्या है, लोहा है, और लोहे का रंग वैसे भी लाल होता है, तो लोहा है, उसके कारण क्या है, लाल है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण हो जाता है। तो जब इनमें जल योजन हो जाता है तो इनका रंग क्या है, चेंज हो जाता है और वो पीला हो जाता है, रेड टू येलो की तरफ मूव कर जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा को शुष्क मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। अब मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, ठीक है, रंग है तो लाल और भूरा होगा। ये देखिए, ये है मरुस्थली मृदा है, तो इनका रंग आपको भी भूरा भूरा नजर आ रहा है, तो ये क्या है, मरुस्थली मृदा है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली मतलब बिल्कुल ठीक होती है, ज्यादा मोटे कण नहीं होते, और लवणीय मतलब जिनमें नमक है, तो इनमें क्या है, नमक बहुत ज्यादा होता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों पर चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। देखो अब इसमें होता क्या है, इसने बोला है कि मृदा की सतह के नीचे जो मृदा है, जो मिट्टी है हमारी, उस मिट्टी से क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहां पर मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी के नीचे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम बढ़ता जाता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो चूने के बड़े बड़े क्या है, कंकर बना देती है, तो वो बड़े बड़े कंकर मिट्टी के नीचे बन रहे हैं। अब उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोगों को भी देख रहे हैं। इसके कारण मृदा में जल अंत स्यंदन इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि मिट्टी के नीचे क्या हुआ, चूने के कंकर इकट्ठे हो गए। अब जैसे आप उसमें पानी डालोगे ना, तो वो क्या है, मिट्टी के नीचे तक नहीं जा पाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनको जो चूने के कंकर है वो रोक लेंगे। तो जो पानी है, जल है, वो क्या हो गया, स्यंदन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन जो जाना चाहिए था पानी, वो अवरुद्ध हो चुका है, रुक चुका है। तो अंत स्यंदन किसे कहा गया, जो पानी अंदर तक जाता है वो पर अब नहीं जा पा रहा, अवरुद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के चूने के कंकर वहां पर बन चुके हैं। इसके कारण क्या है, मरुस्थली मृदा में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। पर क्या हो भाई, समय समय पे इसका क्या ध्यान रखा जाए, चूने के कंकर ना बने और ना हो, सही समय से सिंचित किया जाए, पानी दिया जाए, तो उसमें क्या है, खेती बाड़ी कर सकते हो, चांसेस अच्छे हैं, करने की कोशिश होनी चाहिए। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे करा जा रहा है। अब आ जाओ, हम लोग मैप में आ जाते हैं। तो शुष्क मृदाएं
कहाँ पर पाई जाएगी? जैसे पश्चिमी राजस्थान वाला जो ये वाला भाग आपको नजर आ रहा है, इस वाले भाग में ही शुष्क मृदा पाई जाती है, क्योंकि इधर रेगिस्तान का इलाका भी काफी आ जाता है। इसी के साथ आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 मृदाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी की जो 2 है, लैटराइट मृदा है, वन मृदा है, और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा अपरदन का, ठीक है, जिसे सोइल इरोजन इंग्लिश में कहा जाता है। बहुत ताबड़तोड़ टॉपिक है वो भी, और ताबड़तोड़ तरीके से तो अपन पढ़ते ही हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेकर आएंगे और उसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और अच्छा लगा हो तो यही कह देना कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।